तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले दशहरे की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो की जो टॉपिक है, आज हम जो समझने वाले हैं वो है पीएमटी। पीएमटी क्या होता है, कैसे करते हैं, और पीएमटी को समझने से पहले मैं कुछ पॉइंट मैं आपको और समझाऊंगा जो कि सामने लिखा हुआ है। अभी मैं इन सभी पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा कि क्या होता है। उसके बाद हम आएंगे पीएमटी में कि एक्चुअल में पीएमटी क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं, किन पेशेंट्स में यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, देखिए इस ऊपर जो आज का जो मेन टॉपिक है वो तो पीएमटी है, ठीक है। लेकिन पीएमटी को समझाने से पहले मैं कई सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि पीएमटी को समझना और अभी आसान हो जाए। पीएमटी एक्चुअल में है क्या, पीएमटी क्या होता है? पोस्ट मेटास्टेटिक टेस्ट, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ये होता है। अब इसको करते कैसे हैं तो उस पर हम आगे बढ़ेंगे, मतलब हम आगे उस चीज़ पे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको समझा देता हूँ जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। जैसे कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, ठीक। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उस चीज़ को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को समझाने में और इजी हो जाए। रिफ्रैक्शन इज़ द पार्ट ऑफ द आई एग्ज़ाम दैट इवैल्यूएट योर आईज फॉर रिफ्रैक्टिव एरर्स। मतलब कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आई एग्जामिनेशन का एक पार्ट है जिससे हमें पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव एरर है क्या नहीं है। जैसे कि सच एज नियर साइटेडनेस, फॉर साइटेडनेस एंड एस्टिग्मेटिज्म। जैसे कि जो मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है, वो यहाँ पे पता चलता है, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव एरर्स प्रेजेंट है कि नहीं है। टू डिटरमाइन द एक्सटेंस ऑफ दोज एरर्स इज इफ प्रेजेंट। इन सभी चीज़ों का पता करने के लिए हमें रिफ्रैक्शन करना पड़ता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ अ साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन। साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। यहाँ जो मेन लिखा हुआ है साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन, ये होता क्या है। अ साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन इज़ अ प्रोसीजर in which the eye doctor uses eye drops to relax the eye muscles in change of focusing। जो आई डॉक्टर होता है वो जो मसल्स होती है, आई जो मसल्स होती है उसको रिलैक्स करने के लिए कुछ ड्रॉप्स का यूज किया जाता है। तो उसको जो है ड्रॉप्स का यूज करने के बाद जो हम रिफ्रैक्शन करते हैं उसको बोलते हैं साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन। उन ड्रॉप्स का आगे मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि क्या कैसे क्या किया जाता है। यहाँ पे खाली अभी इतना समझो कि व्हाट इज़ अ साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन, मतलब कि कुछ ड्रॉप्स होती हैं जो कि मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करती है। उन ड्रॉप्स का यूज करके जो हम रिफ्रैक्शन करते हैं उसको बोलते हैं साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन। मतलब कि इस प्रोसीजर को साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। साइक्लोप्लेजिक आई ड्रॉप्स विल कॉज योर प्यूपिल्स टू डायलेट। हमारी जो प्यूपिल होती है उसको डायलेट करने का जो काम होता है जिन ड्रॉप्स का, उसको बोलते हैं साइक्लोप्लेजिक आई ड्रॉप्स। एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम ओवर फोकसिंग ड्यूरिंग योर आई एग्ज़ाम। मतलब कि जो ओवर फोकसिंग करने की जो क्षमता होती है उसको रिलैक्स कर देता है, डायलेट कर देता है, प्यूपिल्स को डायलेट कर देता है, मसल्स को रिलैक्स कर देता है। चाहे आप मसल्स को रिलैक्स करना बोल दीजिए, चाहे प्यूपिल को डायलेट करना बोल दीजिए, बात एक ही है। तो इसका जो यूज होता, मतलब कि जो साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन होता है वो इन ड्रॉप्स का यूज करके होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, योर आई डॉक्टर विल हैव अ वाइडर व्यू ऑफ द इनसाइड ऑफ योर आईज। मतलब कि जो आई डॉक्टर होता है उसको एक बहुत ही अच्छा व्यू मिल जाता है अंदर, मतलब कि इनसाइड ऑफ योर आईज के अंदर देखने के लिए एक अच्छा व्यू, एक अच्छा एंगल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि प्यूपिल जब डायलेट हो जाती है, जैसे मान लीजिए प्यूपिल अभी इतनी है, जैसे ही हमने इसमें साइक्लोप्लेजिक ड्रग डाला और ये प्यूपिल बढ़ के इतनी हो गई, तो एरिया ज़्यादा मिल गया तो हमको देखने में आसानी हो गई, ठीक। जब हम ऑप्थेल्मोस्कोप जब हम यूज करेंगे तो हमें फंडस एग्जामिनेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम फंडस एग्जामिनेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसमें। मेकिंग इट ईजियर टू डिटेक्ट साइन ऑफ आई डिसीजेज सच एज ग्लूकोमा एंड मैकुलर डिजनरेशन। मतलब कि कहने का मतलब यही है कि जो
रेटिनल डिसीज़ जो होती हैं, अंदर जो भी कुछ अगर डिसीज़ हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर प्यूपिल डायलेट कर दिया है तो। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई इज़ अ साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग चिल्ड्रंस आई एग्ज़ाम्स। मतलब कि ये बच्चों में क्यों ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करना चलो ठीक है, लेकिन बच्चों में ये क्यों ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ कि ये क्या है, फिर आगे हम पीएमटी में भी आएंगे, क्योंकि पीएमटी के पहले की ये प्रोसीजर है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एकदम से पीएमटी नहीं हो जाती है, पीएमटी के पहले के जो भी प्रोसीजर हैं, जो भी करना पड़ता है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उसके बाद है पीएमटी। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अ साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन स्टॉप्स द चाइल्ड फ्रॉम सबकॉन्शियसली ओवर फोकसिंग। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ को समझो, प्रैक्टिकली समझो ज़रा, कि जैसे मान लो कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसका जब ही हम विज़न लेंगे या विज़न नहीं भी लेते हैं, या अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है तो अगर उसको वो नहीं दिखाई दे रहा है या थोड़ा सा ब्लर्ड है तो वो क्या करेगा, सबकॉन्शियसली उसको फोकस करने की कोशिश करेगा। जो अपनी उसकी जो आइज़ हैं उसको सिंक करेगा, ठीक है, मतलब आँख को छोटा करके देखेगा, आई को सिंक करके देखेगा। एकोमोडेशन बच्चों का वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उसको सिंक करने में, इमेज को फोकस करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर विज़न अगर ब्लर भी है तो उसको क्लियर करने में बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये सबकॉन्शियसली होता है। आप किसी भी बच्चे पे अगर आप फोकस करेंगे, जब आप उसमें रिफ्रैक्शन जब किसी आप बच्चे का करेंगे, उस पर आप फोकस करिएगा कभी, अगर बच्चा को अगर विज़न अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो वो अपनी आइज़ को सिंक करके उस विज़न को क्लियर करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक सबकॉन्शियसली होता है। ये उसको, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो चीज़ कर रहा है। मतलब कहने का कि वो एक सबकॉन्शियसली है, उसको भी नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, लेकिन वो कर रहा है। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अलाउइंग द आई डॉक्टर टू रिवील द चाइल्ड्स करेक्ट ऑप्टिकल प्रिस्क्रिप्शन and identify early sign of serious eye conditions such as lazy eye और strabismus। मतलब कि यहाँ पे जो लेजी आई और स्ट्रैबिस्मस का बताया गया है, मतलब कि जो एम्ब्लाइपिया होता है, एम्ब्लाइपिक पेशेंट होते हैं, उसको डिटरमाइन करने को, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ताकि ये एम्ब्लाइपिक पेशेंट है या नहीं है, मतलब कि लेजी आई का पेशेंट है या नहीं है, या इसको कोई स्ट्रैबिस्मस की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए उसके साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन उसका करना पड़ता है बच्चों का। बच्चों में इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो एकोमोडेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसका जो करेक्ट रिफ्रैक्शन, करेक्ट ऑप्टिकल प्रिस्क्रिप्शन जो देना होता है, उसको देने के लिए हमें साइक्लोप्लेजिक ड्रग का यूज करना पड़ता है, ताकि जैसे मान लीजिए अभी कोई बच्चा है, उसका जो हमने रिफ्रैक्शन किया, रिफ्रैक्शन करने पे मान लीजिए कुछ एक एन नंबर कुछ आता है, ठीक है, हमने वो प्रिस्क्राइब कर दिया। अब वो बच्चा उस एन नंबर का चश्मा लगा के अब वो देख रहा है, लेकिन फिर भी उसको सबकॉन्शियसली वो जो है एकोमोडेशन अपना यूज कर रहा है, तो क्या होगा, उसका विज़न ब्लर होगा, उसकी वजह से उसको हेडेक होगा, उसको आई एक होगा, उसको हेड मतलब कि सिर दर्द होगा, उसको आँख दर्द होगी, आई एक होगा, और भी समटाइम्स कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इस वजह से कई सारी कंडीशंस होती हैं, इसीलिए जो है बच्चों में ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करना, इम्पॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉप्स का बता देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे कि एट्रोपिन होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ें जो लिखी हुई है, इस चीज़ को मैं अभी बाद में समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अब देखो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक। सबसे पहले रिफ्रैक्शन, पेशेंट आया, हमने उसका रिफ्रैक्शन किया, फिर हमने क्या किया, उसके साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन किया, मतलब उसका ड्रग डाला, साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स डाली, उसमें से कोई भी डाल सकते हैं, उसके भी नाम मैं आपको बताऊंगा आगे। ड्रग डालने के बाद हमने उसका रिफ्रैक्शन किया। अब यहाँ पे हमने ये भी समझ लिया कि बच्चों में साइक्लोप्लेजिक का यूज क्यों किया जाता है, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन का यूज क्यों करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक। अब क्या है, अब आगे जो है, जो भी हम ड्रग का यूज कर रहे हैं वो उसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एट्रोपिन का आप यूज करते हैं,
ठीक है। साइक्लोपेंटोलेट का यूज करते हैं या ट्रोपिकामाइड का यूज करते हैं। होमोट्रोपिन भी चलता था शायद, अब वो बंद हो गया है, लेकिन अब ज़्यादातर मोस्टली ये चलते हैं और इसमें से सबसे ज़्यादा ये चलता है ट्रोपिकामाइड। अगर बच्चा है तो अगर 2 साल से नीचे है तो करीब उसका एट्रोपिन का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि मैंने मतलब काफ़ी जगह मैंने मतलब ये देखा है कि ट्रोपिकामाइड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, एक लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है करीब हफ्ते 15 दिन के बाद इसमें बुलाना पड़ता है पीएमटी के लिए, और इसमें करीब 1 हफ्ते के बाद बुलाना पड़ता है। तो फिर ये एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है और इसमें 1 या 2 दिन के बाद ही हम पेशेंट को दोबारा बुलाते हैं पीएमटी करने के लिए, और फिर उसका एक बार फिर से हम पीएमटी रिफ्रैक्शन करते हैं और फिर उसको जो भी नंबर निकल के आता है उसमें और पहले का जो रिफ्रैक्शन नंबर था उसमें कंपैरिजन करके उसका जो फाइनल रिफ्रैक्शन नंबर निकलता है वो फिर हम प्रेस्क्राइब करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पेशेंट आया उसका हमने रिफ्रैक्शन किया, उसका जो भी नंबर आया उसको हमने चश्मा बना के दे दिया, ठीक है चलो वो भी ठीक है, अपनी जगह वो सही है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें पीएमटी करना ज़रूरी होता है, ठीक। और वो पीएमटी करना किस में ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि बच्चे जो होते हैं पेशेंट, मतलब कि 40 ईयर्स के नीचे जो भी होते हैं, मतलब कि अगर बच्चा है तो 15 साल तक का बच्चा या 15 साल के अबव है या उसके नीचे है, तो उसमें हम पीएमटी करना ज़रूरी हो जाता है कि उसका पहले हम रिफ्रैक्शन नंबर हम देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। अगर उसमें कोई वेरिएशन देखने को मिलता है तो फिर हम पीएमटी की तरफ बढ़ते हैं, अगर नहीं मिलता है तो हम नहीं बढ़ते हैं। तो वो हम कैसे, पेशेंट को हम कैसे जज करेंगे कि किस में हमें पीएमटी में जाना है, किस में नहीं जाना है, ये भी मैं आपको अभी बताऊँगा। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब ये कि नंबर क्या लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो पावर लिखी है +2 +2.5 +1.5 +1, ये क्या लिखा हुआ। देखो, जो भी ड्रग हम यूज करते हैं, साइक्लोप्लेजिक ड्रग हम जो भी यूज करते हैं, तो वो एक पावर दे देता है पेशेंट की आई में। जैसे कि मान लीजिए +1 नंबर कुछ आ रहा है पेशेंट के, ठीक। और अगर हमने उसके ट्रोपिकामाइड या मान लीजिए ट्रोपिकामाइड का अगर यूज किया और उसके बाद में जो रिफ्रैक्शन आ रहा है उसका +2 आ रहा है, ठीक। तो +1 की जो पावर है वो ट्रोपिकामाइड ने ऐड कर दी है तब तक के लिए जब तक कि इस ड्रॉप का असर रहेगा पेशेंट की आइस में। इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। ट्रोपिकामाइड की जगह अगर आप साइक्लोपेंटोलेट लेते हैं तो इसमें करीब 1.5 या 1.25 का वेरिएशन देखने को मिलेगा। एट्रोपिन का अगर आप यूज करते हैं तो 2 या 2.5 का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सी ड्रग कितना वेरिएशन देती है। एट्रोपिन करीब इतना देती है, साइक्लोपेंटोलेट करीब 1.5-2 देता है और ट्रोपिकामाइड 1-1.25 कुछ ऐसे ही देता है, ठीक। और जो पीएमटी होता है तो पीएमटी भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी साइक्लोप्लेजिक ड्रग को यूज किया है पेशेंट में। अगर आपने एट्रोपिन किया है तो 1-2 हफ्ते बाद बुलाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है इसमें। साइक्लोपेंटोलेट वही 1 वीक के बाद बुलाएंगे। एट्रोपिन ट्रोपिकामाइड में आप 1 या 2 दिन के बाद उसको बुलाएंगे, ठीक। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि पीएमटी के लिए कब बुलाना है, मतलब कि कितना डेज का वेरिएशन होता है, किसमें कितना नंबर का फ़र्क आता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको यहाँ पे जो भी यहाँ जो भी मैंने लिखा हुआ है ये सारा मैंने लिखा है। जो भी मैं जहाँ पे रिफ्रैक्शन करता हूँ हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर जो है कुछ जो AR का जो ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर का जो स्लिप होती है, तो उसकी जो नंबर है वो मैं आपको अभी स्क्रीन में शो कर दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा इसको। वो नंबर और यहाँ पे जो मैंने ये नंबर लिखा है वो सेम है। बिफोर डायलेशन के पहले जो नंबर दिया है AR ने वो, और आफ्टर डायलेशन में जो नंबर दिया है वो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि राइट आई मतलब ये बिफोर डायलेशन, मतलब कि जो पहले हमने जो रिफ्रैक्शन का जो नंबर मिला है मतलब ऑटो रेफ से, राइट आई में हमें मिला है आधे से 1.25 165 डिग्री, ठीक। और लेफ्ट आई में मिला है 1.25 से 1.25 5 डिग्री। अब यहाँ पे जब हम साइक्लोप्लेजिक ड्रग का हमने यूज करने के बाद हमने, और यहाँ पे जो भी ड्रग का हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमने ट्रोपिकामाइड ही यूज किया है, ठीक है। हमने ना तो एट्रोपिन यूज किया है ना तो साइक्लोपेंटोलेट। एक ही से हम एग्जांपल हम समझ लेंगे तो बाकी चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, हमने ट्रोपिकामाइड का यूज किया है।
ट्रोपिकामाइड का यूज करने के बाद जो उसका ऑटोरेफ का जो नंबर निकल के आया है वो आया है राइट आई में आधा, वो भी साइन चेंज हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे प्लस पौना एक साइन चेंज यहाँ भी हो गया है, बट यहाँ पे एक्सिस भी चेंज हो गई है। लेकिन आप यही अगर लेफ़्ट आई में देखेंगे तो यहाँ पे माइनस सवा एक था, यहाँ पे प्लस आधा आ गया। और यहाँ पे सिलेंडर में माइनस पौना एक था, जबकि यहाँ पे माइनस में एक आ गया। इसमें तो वेरिएशन नहीं है, ना ही एक्सेस में है, बट स्फेरिकल नंबर पे है। तो यहाँ पे क्या है, पीएमटी करने की ज़रूरत पड़ जाती है हमें। और अगर आपको प्लस एक सवा एक तक का अगर आपको वेरिएशन देखने को मिलता है तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप पीएमटी के लिए पेशेंट को बुलाइए, पीएमटी उसका करिए, और मतलब कि 1-2 दिन के बाद आप पेशेंट को बुलाइए, उसका फिर से आप एक रिफ्रैक्शन करिए, और तब जो उसका नंबर आता है आप वो प्रिस्क्राइब करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे हम और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ है, बिफोर डायलेशन में राइट आई में हमने देखा कि 4.5 स्फेरिकल आ रहा है, लेफ़्ट आई में भी 4.25 का स्फेरिकल आ रहा है। लेकिन वही हमने जब डायलेट किया उसके बाद का जो नंबर है, इसमें क्या हुआ, इसमें +5 का वेरिएशन देखने को हमें, +0.5 का वेरिएशन देखने को मिला हमें, ठीक, राइट आई में। और यहाँ पे लेफ़्ट आई में हमको +0.25 का वेरिएशन देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमें पीएमटी करने का कोई मतलब नहीं है, और करना चाहते हैं तो एक बार कर सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। और पेशेंट को अगर हम दोबारा बुला के एक बार और करेंगे तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि पहले का जो रिफ्रैक्शन आया और अब का जो रिफ्रैक्शन आया नंबर, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन नंबर जो आया उसमें कितना वेरिएशन है, और अब हमें कौन सा नंबर प्रिस्क्राइब करना चाहिए। ठीक, यही थर्ड नंबर पे, थर्ड एग्जांपल में भी, और जो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये मतलब कि जो ये प्रैक्टिकली मैंने किया हुआ है। मैंने जहाँ पे मैं रिफ्रेक्शन करता हूँ वहाँ पे ऑटोरेफ का जो नंबर निकाला है उसकी मैंने फ़ोटो खींची हुई है, आपको स्क्रीन में मैं यहाँ पे अभी शो करा दूँगा। तो थर्ड नंबर पे भी यही है कि बिफोर डायलेशन पहले राइट आई में आया 2.25 के साथ 1.25 5 डिग्री, लेफ़्ट में आया 2.25 के साथ आधा 175 डिग्री। लेकिन यही साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन के बाद जो है उसका जो नंबर आया वो आया यहाँ पे -2.5। इसमें कितने का वेरिएशन हुआ, +0.25। +0.25 कितना ही होता है, इतना नहीं, करीब जब तक +1 तक का वेरिएशन ना हो तब तक पीएमटी नहीं करना, कोई मतलब ही नहीं है करने का। जब +1 तक का जब अगर आप ट्रोपिकामाइड यूज करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ट्रोपिकामाइड अगर आप यूज करते हैं +1 तक का अगर वेरिएशन देखने को मिलता है तो आपको पीएमटी की ज़रूरत है। और अगर 0.25 या 0.5 अगर दे रहा है, लेकिन आपका जो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन है उसमें करीब सेम आ रहा है जब आपने पहले जो रिफ्रैक्शन किया है और अभी बाद में जो रिफ्रैक्शन किया, तो फिर आपको पीएमटी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी अगर आप लेफ़्ट आई में भी अगर आप यही देखेंगे तो यहाँ पे 2.25 और यहाँ पे -2.25, यहाँ भी 0.5 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ भी आपको पीएमटी की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा मकसद यही था कि जो है पीएमटी करना क्यों है, किस पेशेंट में करना है और कैसे करना है, ये समझाना था। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ। सबसे पहले देखो, पेशेंट आया तो उसमें हम पहले रिफ्रैक्शन करते हैं, जो सिंपल रिफ्रैक्शन होता है ना, हम वो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन इसमें करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमें लगता है कि इसको डायलेट करने की ज़रूरत है तो हम उसमें क्या करते हैं, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करते हैं आप डायलेशन करने के बाद, ठीक। डायलेट किया, डायलेट करने के बाद हमने साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन किया। रिफ्रैक्शन करने के बाद जो नंबर आया, अब आप कौन सा साइक्लोप्लेजिक ड्रग का यूज कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कितनी है। एज बाई एज ड्रॉप्स का यूज होता है, ऐसा नहीं कि
आप ट्रोपिकामाइड सब में यूज कर दीजिए या साइक्लोपेंटोलेट सब में यूज कर दीजिए या एट्रोपिन सब में यूज। एट्रोपिन एक डायलेटर के अलावा एक वैसो डायलेटर भी है, मतलब कि एक प्यूपिल डायलेट तो करता है, लेकिन ये एक वैसो डायलेटर भी है, मतलब कि वसल्स को भी डायलेट करता है ये। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पेशेंट आया, उसका रिफ्रैक्शन किया, रिफ्रैक्शन करने के बाद साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन किया। अब हमें देखना है कि पहले रिफ्रैक्शन जो हमने किया था, मतलब कि ड्राई आई टेस्ट जो हमने किया, ड्राई आई में जो हमने रिफ्रैक्शन किया था वो और साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन उसमें कितना वेरिएशन है आफ्टर साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स का यूज करने के बाद। ठीक, फिर हमने समझा कि अब इसमें पीएमटी करने की ज़रूरत है या नहीं है, और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया किस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि पेशेंट में पीएमटी करने की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दिया है कि किन पेशेंट में आपको पीएमटी करना है और किन पेशेंट में पीएमटी नहीं करना है। फिर भी अगर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आई है तो तुरंत मुझे कमेंट करिएगा, और इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस है या आपको कोई ऐसा टॉपिक, मतलब कि ऑप्टोमेट्री में कोई ऐसा टॉपिक जो आपके नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की। वैसे मैं जल्दी नहीं ला पाता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि टॉपिक पे वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। क्योंकि अब यहाँ पे जहाँ भी मैं काम करता हूँ, मतलब जहाँ भी मैं जॉब करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का मुझे बाउंडेशन है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ वीडियो बनाने के लिए, ये मैं ही जानता हूँ। ठीक है, तो फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी, इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता रहता हूँ, और मेरे चैनल में ऑलरेडी ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप उन पर भी विज़िट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन के सबसे नीचे वीडियो शो हो रही होगी जो भी पास्ट में मैंने जो भी वीडियोस डाली हुई है, रिसेंटली जो भी मैंने वीडियोस डाली हुई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। एक बार फिर से दशहरे की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।